नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आपका एग्ज़ाम का समय आ चुका है, बहुत नज़दीक है। तो सवाल ये आता है कि भाई एग्ज़ाम को अच्छे से करने के लिए हम किन बातों का ध्यान रखें। मेरा ये मानना है कि एग्ज़ाम के लिए आप जो भी चैप्टर खोलोगे आपको ऐसा लगेगा कि लगभग सारे चैप्टर को जानते हो, सारे चैप्टर को पढ़ चुके हो, अगर तैयारी किए हो तो। अब यहाँ पर मुश्किल जाता है कि किस चीज़ को इम्पोर्टेंट माने, सुपर इम्पोर्टेंट, और किसको कम। तो इसका एक तरीका है कि जो भी क्वेश्चन पेपर दिखते हैं उन क्वेश्चन पेपर को आप खोलिए, देखिए उन प्रश्नों को बना सकते हैं कि नहीं। इस आधार पे हमें टॉपिक भी क्लियर होने लगेगा कि ये किस टॉपिक से रिलेट करता है, किस चैप्टर से रिलेट करता है, और उस चैप्टर के कौन से टॉपिक जो है पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट का पता चलता है। एक काम करते हैं, वो टॉपिक ढूंढने के लिए हम क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। आज की क्लास कुछ ऐसा ही होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक तभी पता चलता है जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, और क्वेश्चन जब देखेंगे तो पता चलता है कि किस जगह से आया हुआ है। हम इस तरह से आज आपकी क्लास को लेना चाहेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराना चाहेंगे। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और टॉपिक कराएं। चलो, पहली बात है कि जैसे ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आया तो कहाँ कहाँ से आ सकता है, कौन सी जगह से रिलेट करता है। देखिए क्या होता है जब वाला क्वेश्चन कहीं भी किसी भी रिएक्शन से, चाहे वो नेम रिएक्शन हो या जनरल रिएक्शन हो, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई आप इसको देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि लिखा है मेथिल क्लोराइड क्या होता है जब, प्रश्न में है क्या होता है जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से कराई जाती है। अब आंसर में पहला आंसर क्या होगा, लिखेंगे कैसे इस प्रश्न का आंसर। मिथाइल क्लोराइड, ये लीजिए CH3Cl की क्रिया किसके साथ कराई गई, KCN के साथ कराया गया। क्या बनेगा, प्रश्न यही है। तो भाई आप सबको पता है कि K जो है Cl के साथ अभिक्रिया कर सकता है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और ये बन जाएगा KCl। बच क्या गया है, CH3 बचा, इधर से CN बचा है, तो CH3CN। तो क्या कहोगे, मिथाइल साइनाइड बनता है। ये आप लिख सकते हो आंसर में। क्या लिखो, कैसे लिखोगे, जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है तो मिथाइल साइनाइड बनता है। लिखने का तरीका क्या होगा, इसमें थोड़ा सा थ्योरी लाइन देना जरूरी रहता है। जब ऐसा लिखा है तो ऐसे रिएक्शन बस लिख करके नहीं आएंगे। तब क्या लिखेंगे, जब मिथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया, जैसा क्वेश्चन में लिखा वैसे लिखेंगे, अभिक्रिया KCN से होती है तो जो बना है उसको लिखेंगे मुख्य उत्पाद मिथाइल साइनाइड बनता है। ऐसा लिखोगे, आंसर हो गया एक। हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। अब आंसर देने के लिए इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जली KOH के साथ हो रहा है, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। तो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक किससे रिलेट कर रहा है, ये टॉपिक है हेलो एल्केन का। लेकिन हेलो एल्केन के अंदर किसी खास टॉपिक को ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा ऐसे क्वेश्चंस, यानी वो टॉपिक है नहीं मिलेगा। हम बोलेंगे ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा, तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें उनसे निकलने वाले प्रश्नों को ढूंढना है। तो टॉपिक हमारा मिल गया हेलो एल्केन से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस। तो क्या हुआ, इसकी अभिक्रिया किसके साथ बोला है, दूसरे में जली KOH। अब ये KOH होगा जली, एक्वस। अब यहीं पर जब ये जली है और अल्कोहलिक है तो अलग अलग व्यवहार आएंगे। जली है तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दर्शाएगा, K और ये Cl निकल जाएगा यहाँ से, तो बन गया KCl प्लस ये OH जुड़ जाएगा उस जगह पे, C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब लिखोगे कैसे बेटा, जब इथाइल क्लोराइड की अभिक्रिया जली KOH से होती है तो इथाइल अल्कोहल बनता है, ऐसे लिखोगे। लिखने का तरीका हुआ। तो जब भी आप रिएक्शन लिखो, बिना रिएक्शन को तो बता ही नहीं सकते ना, तो एक्चुअली रिएक्शन ही पूछ रहा है, और रिएक्शन के साथ साथ पूछ रहा है कि भाई वो जवाब आप
को जो पूछ रहा है उसको एक लाइन में जरूर लिखें। ये आपके अच्छे आंसर देने का तरीका होगा, ये करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। प्रश्न नंबर तीसरा, क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है? चलिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर करते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन, ऐसा भी लिख सकते हो, ये ब्रोमोबेंजीन है कि क्रिया मैग्नीशियम के साथ होता है ड्राई ईथर की उपस्थिति में। ड्राई ईथर तो क्या मिलेगा? ऐसा होता है तो होगा क्या कि मैग्नीशियम धातु कि दोनों संयोजकताओं के साथ एक आ गया आपका बेंजीन और दूसरे साइड आ गया ब्रोमीन। तो ये बन गया है फेनिल मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है। यस, ये जवाब देना है आपको। फिर क्या प्रश्न आता है आपके पास? चौथा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड को अल्कोहलिक केओएच के साथ गर्म किया जाता है। अब हमारे पास हो गया चौथा, एन ब्यूटाइल यानी नॉर्मल ब्यूटाइल, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2, ये ब्यूटाइल हो गया और ये हो गया ब्रोमाइड की क्लोराइड की क्रिया अल्कोहलिक केओएच के साथ। केओएच है परंतु ये अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक होने की कंडीशन में क्या होने वाला है? अल्कोहलिक होगा तब ये होने वाला है, तब ये होने वाला है कि K और ये Cl निकल जाएगा, KCl बन करके प्लस अल्कोहलिक होने पर जली होता है तो OH इस जगह पे जुड़ेगा, जबकि अल्कोहलिक होने पर ये OH जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, उनके बाद उनका पड़ोसी कार्बन, ये पड़ोसी अल्फा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा, इससे हाइड्रोजन ले लेगा और ये जुड़ जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी कि यहां पर विलोपन अभिक्रिया हो, पानी निकल गया, बचा क्या देखो? CH3 CH2, फिर बचा है CH2। अब यहां से बेटा 1 2 3 तीसरे का तो ये CH बच गया, इसमें से H निकल गया तो CH, और इस जगह पे CH2 बचा है तो यहां पर डबल बॉन्ड, तो ये ब्यूटीन बन जाता है। ब्यूटीन बन जाता है, विलोपन अभिक्रिया हो रही है। अब चलता हूं मैं आगे। 5वां नंबर क्या कहता है? क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। ठीक है, Cl C6H5Cl, ये क्लोरोबेंजीन। जल अपघटन, जल के साथ, जल के वाष्प के साथ इनको गर्म किया गया, H और Cl निकल जाएगा, HCl, और बन गया ये OH, इनमें आकर जुड़ गया। इस तरह से ये क्या बन गया? इस तरह से ये बन गया है फिनॉल। देख रहे हो? तो प्रश्नों को देखते जाएंगे ना तो टॉपिक समझ में आएगा किस किस जगह से रिलेट करता है क्वेश्चंस, और उनको जब सॉल्व करते जाएंगे तो हमें एहसास होते जाएगा कि ऐसी चीज़ों से हमको क्वेश्चन उठाने चाहिए और उठा हुआ है और इनसे आंसर हम देना है। इसीलिए मैं क्वेश्चन को लेके आया हूँ। मैंने मेरे पास और भी बहुत सारे लिस्ट हैं क्वेश्चन के टॉपिक के, तो वो टॉपिक के बारे में तब बात करूँगा जब एग्ज़ाम का टाइम आने लगेगा। अभी थोड़ा सा, और किन टॉपिक को पढ़ना ही है एग्ज़ाम में जाने से पहले, उनके बारे में भी लिस्ट बना के आपके पास लाने वाला हूँ कुछ दिनों में, जल्दी से। तो बच्चों देखते जाइए। चलिए अब हम बात करें, अगला एक प्रश्न हमारे पास है
कि किसी विलयन के परासरण की परिभाषा लिखिए, परासरण दाब के नियमों का उल्लेख कीजिए। चलो क्या होने वाला है, क्वेश्चन है किसी विलयन के परासरण दाब की परिभाषा लिखिए। चलो करते हैं, आंसर करते हैं। परासरण, सॉरी, परासरण दाब की परिभाषा की बात कर रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है? परासरण दाब को हम पाई से भी दर्शाते हैं, ध्यान रखिएगा। परासरण की क्रिया, सिंपल दो परिभाषा लिखूंगा, सिंपल सिंपल। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में, किसके विपरीत? परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में लगाया गया आवश्यक दाब परासरण दाब कहलाता है। परिभाषा कई तरह से लिखा जा सकता है। परासरण की क्रिया जितने दाब से संपन्न होती है उसे परासरण दाब कहेंगे। परासरण क्रिया हो रही, उसके विपरीत दिशा में हम उस क्रिया को रोकने के लिए जितनी दाब लगाएंगे उस दाब को भी परासरण दाब कहते हैं। ज़्यादा उपयोग किया जाता है इस परिभाषा को, तो ये परासरण दाब हुआ। अब परासरण दाब के लिए वान ठाप का नियम होता है, तो हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला वो क्या है? परासरण दाब का नियम। परासरण दाब के नियम को कहा जाता है वान ठाप का नियम। परासरण दाब का नियम दिया था वान ठाप ने, तो वान ठाप का नियम कहा जाता है। इस नियम को अगर हम एकदम सही में अच्छी तरह से, सही तरह से लिखें तो कुछ इस तरह लिखेंगे जो मैं बताने वाला हूं। अन्यथा लोग ये कह देते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। ये लिख देते हैं, परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है, या ऐसा भी लिख देते हैं, पाई समानुपाती सी भी लिख देते हैं। लेकिन मैं यहां पर ऐसा नहीं कहूंगा, इस चीज को हम डिराइव करेंगे। अगर हमें यहां पर दिखा गया 5 नंबर का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा सटीकता से लिखना होगा आंसर। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो चलिए हम इनका एक बढ़िया सा आंसर लिखते हैं बेटा। चलो करते हैं। क्या लिखें? इन्होंने कुछ इशारा किया था अपने नियम को बनाने के लिए। वो क्या इशारा था? इन्होंने कहा था तनु विलयन के परासरण दाब के मापन के लिए, दाब के मापन या निर्धारण के लिए, दाब के निर्धारण के लिए आदर्श गैस समीकरण को लागू किया जा सकता है।
ये कहा गया। अर्थात हम कैसे करें, अर्थात ये हुआ पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आप जानते हो आदर्श गैस का समीकरण है। यहां पर P क्या चीज है और उसके बाद चले, तो मैंने कहा कि यहां पर आपको दो चीजें नजर आ रही। यहां पर जो है P क्या चीज है, गैस का दाब है, लेकिन P को हम पाई में कन्वर्ट करेंगे तो पाई मतलब विलियन का परासरण दाब है। ये परासरण दाब देखो, गैस के लिए का दाब होगा नॉर्मल जो प्रेशर होता है गैस का, और दूसरा होगा पाई यानी कि परासरण दाब होगा, परासरण दाब है। यहां पर जो V है वो गैस का आयतन है। हमने इसी को V ही रखा है, लेकिन ये विलियन का आयतन है। देखो हम इसके मानों को चेंज करते जा रहे हैं। N जो है गैस का आयतन है, और यहां पर N को हम NB से यानी कि विलेय, यहां पर क्या कहते हैं विलेय का, सॉरी आयतन बोल रहा था, मोल है, गैस का मोल है, तो NB क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय का मोल है। ठीक है। अब R जो है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है, वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक में। लीटर ATM में। ठीक है। और फिर हमारे पास T है परम ताप। परम ताप का मतलब होता है केल्विन में तापमान। तो ये होता है हमारा परम ताप ना बेटा, ताप। लीजिए, तो ये हुआ। हम अब इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विलियन के लिए। तो क्या हो जाएगा देखें, विलियन के लिए P की जगह पाई, V की जगह V होगा, N हो जाएगा NB R T। तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा NB बाई V RT। समीकरण नंबर, हम इसको इधर कुछ नंबर दिए हैं क्या, नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं है। इसको समीकरण 1 दिए हैं, चलिए तो इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं नंबर। ओके। अब यहां पर जो पाई है, अब यहां एक चीज और सोचिएगा, NB बाई V इज इक्वल टू मोल बटा आयतन होता है, मोल बटा ये आयतन होता है मोलरता, कैपिटल है मोलरता, या फिर आप लिख सकते हो इसकी जगह पे C मोलर सांद्रण कहते हो, मोलर सांद्रण ये लिखते हो। अब बताओ इस जगह पर मैं NB की जगह C लिख सकता हूं, तो पाई इज इक्वल टू CRT। तब ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास। ये फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं नंबर 3 लेके। और हां,
स्थिर ताप पर क्या होगा जरा देखें। स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर T स्थिर है तो R भी तो स्थिर है, तो ये हमारे हो जाएगा पाई समानुपाती C। अर्थात इसका नियम बन गया, अर्थात स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। ये हुआ, तो इसका हम परिभाषा बन गया। अब इसी चीज को लेके चलें तो हम अगर इस फॉर्मूले को न्यूमेरिकल के लिए करना चाहें तो क्या होगा। चलो, इतना लिखने के बाद आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर। अब न्यूमेरिकल्स के लिए हम क्या कर सकते हैं जरा देखिए। समीकरण 2 से तब हमारे पास होगा पाई इज इक्वल टू एन बी बाई वी आर टी, तो हम इसको लिख सकते हैं एन बी हो गया डब्ल्यू बी बाई एम बी। वी जो है आयतन है, आयतन को ml में ले लेते हैं, ml में इन ml हमारा हो गया R इंटू टी इंटू, जहाँ ml में किए तो ये 1000 में हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें नज़र आता है। वन ठाप परासरण का नियम और वन ठाप के नियम के बारे में बात करते हैं बेटा। और अगर हम 5 नंबर लाना चाहते हैं तो 5 नंबर के साथ, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए और उत्तर लिख दिए, उसके मार्क्स को भी चेक करिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का बोला है तो 5 नंबर के लायक हमें आंसर देना पड़ेगा, तब 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर का होता तो हमें 3 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ता। तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और उसके अनुसार हमें आंसर करना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये एक प्रश्न लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला में डाई इथाइल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में डाई इथाइल ईथर बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब प्रयोगशाला विधि की बात कर रहे हैं। तो चलो एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं आंसर। ये भी कितने मार्क्स का दिया, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आंसर क्या देने होंगे। सबसे पहली बात है कि डाई इथाइल ईथर बनाने के लिए आपको उसका सिद्धांत बताना पड़ेगा। इसको कहते हैं ईथर बनाने की, डाई इथाइल ईथर बनाने की, डाई इथाइल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। ये विधि, अगर आप इस विधि का नाम जानते हो तो नाम भी आप लिख सकते हो, सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं। सतत या निरंतरीकरण, सतत ईथरीकरण विधि कहा जाता है। इस विधि का सिद्धांत क्या है ये जरूर आप बताएं। सिद्धांत है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में में 100 से 100 तथा 140, 100 से नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर इथाइल अल्कोहल को गर्म करने पर डाई इथाइल ईथर बनता है। ये है,
इसके रिएक्शन क्या होंगे ये बताना होगा। C2H5OH की दो अणु हैं, टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस तापमान, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किए, इसके साथ गर्म किए, H निकल गया, OH निकल गया, पानी निकल गया, बन गया CH3OCH3। CH3 नहीं बोलना, C2H5OC2H5। यार क्या हो रहा है? C2H5OC2H5। लेकिन अगर इस रिएक्शन को आप कंप्लीट लिखना चाहते हो पूरा पूरा, तो कुछ ऐसा लिखोगे, दो पदों में होगा। प्रथम पद C2H5OH प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक रिएक्शन करता है। यहां पर H, यहां का OH और इसका H निकल जाएगा पानी बन के, प्लस जो बचेगा C2H5 और इधर से बचा है HSO4, तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। ये द्वितीय पद दूसरा C2H5OH दूसरे अणु भाग लेगा, प्लस ये जो बना हुआ है C2H5HSO4, ये HSO4 इस H को लेकर के निकल जाएगा। जब 140 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रिएक्शन होगा तब बनेगा H2SO4 निकल गया, प्लस ये देखिए H की जगह C2H5 आ जाएगा, तो C2H5OC2H5 ऐसा लिखना पड़ेगा जब आपको प्रयोगशाला विधि में पूछा जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ने पर हमको मिल रहा है 2C2H5OH गिव्स, टेम्परेचर वगैरह सारे लिख लीजिए और यहां पर लिखेंगे पानी, और C2H5OC2H5। ये प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत हो गया। आप या तो डायरेक्ट इतना ही लिखें या फिर ये पूरा लिखें, आपके ऊपर छोड़ दिया गया। तो कभी भी ऐसे ऑप्शन लेके चलना चाहिए हमारे पढ़ाई के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। आप अब जो कर सकते हो वो करिए, पहले से तैयार करके रखो कि आप एग्जाम में क्या कर सकते हो। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला विधि के सचित्र वर्णन के लिए अक्सर एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ बोर्ड है जो ऐसा पूछता है, जैसे MP बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, यहां पर अक्सर सचित्र वर्णन करने के लिए बात करते हैं, यानी चित्र बनाना है तो इसका। लेकिन जैसे UP बोर्ड है या बिहार बोर्ड है, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस कम पूछते हैं जिसमें चित्र बनाना हो। लेकिन अगर पूछ दिया गया, कभी कभार ऐसा भी होता है, यार अभी तक तो नहीं पूछे, एक बार देख लेते हैं पूछ के, बच्चे जवाब देते हैं कि नहीं, और वो उसके एग्जाम के लिए बढ़िया अच्छा हो जाता है। लेकिन हाँ, जब तक आपको चित्र बनाने नहीं आएगा, मैं इतना ही कहूँगा साइंस में, कि जब तक आपको उस कार्यक्रम का, ये उस प्रोग्राम का, उस नियम का, उस चीज़ों का चित्र बनाने नहीं आएगा, तब तक एक बात याद रखिएगा, उस चीज़ को हम प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो एक प्रकार से सोचा जाए कि वो प्रैक्टिकल व्यू है। एक्सपेरिमेंट करने की क्षमता तब होती है आपसे जब आप उसका फिगर बना सकें, चित्र बना सकें। इसलिए मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए कि इस विधि का मूल पार्ट क्या है ना। तो इसका चित्र मैं आपको बनाता हूं, सिंपल सा तरीके से बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया जाता है इस तरह से। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को रखा जाता है, एक इस तरह का बाथ होता है जिसको जो है सैंड बाथ। इसमें बालू भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है, तो ये है सैंड बाथ। तो सैंड बाथ को गर्म करेंगे, यानी कि सैंड को गर्म करेंगे, ये सैंड बाथ कहलाता है। ये पात्र जिसमें सैंड भरा हो, इसको ट्राइपॉड में रखा गया है। ट्राइपॉड पर
और इसके नीचे एक बर्नर लगाया रखा गया है। ये लीजिए, अभी चालू नहीं किया। ये जो पूरा उपकरण है एक स्टैंड पर है, जिसको क्लैंप स्टैंड कहते हैं। इसमें इसको पकड़ना पड़ेगा। ताकि गिरे नहीं। यहाँ भी इसको टाइट करने के लिए, कसने के लिए स्क्रू लगा रहता है। हमने इस तरह रख दिया। इसमें हमने एक कॉर्क लगाया। अच्छा, इसमें हमने साइड ट्यूब लगाया। इसमें एक साइड ट्यूब होता है इस तरह का, इस तरह का ट्यूब होता है। और इसके ऊपर एक कॉर्क लगा रहेगा, एक कॉर्क होगा। इस कॉर्क में दो चीजें फिट रहता है। एक कीप, थिसिल कीप, और एक दूसरा थर्मामीटर। अंदर के तापमान को चेक करने के लिए। थर्मामीटर को किसी इस तरह से दिखाया जाता है, बीच में पाइप। ये थिसिल कीप एक कीप है, इसका नाम है थिसिल कीप, जिसमें एक स्टॉपर लगा होगा। ये लीजिए, टोटी या टैप लगा होता है। साइड से देखें इसमें, अब इसके ऊपर इस पर एक ग्लास का लंबा सा ट्यूब होगा, कांच का ट्यूब होगा, नली होगी। कांच की एक लंबी सी नली होगी, काफी लंबी रहती है। ये लीजिए, और इसके ऊपर भी एक नली के ऊपर एक नली चढ़ी होती है, और ये जो नली है इस पर साइड से पानी डालने के लिए स्थान होता है। तो इसमें इस ट्यूब के इस भाग से जल, ठंडा जल डाला जाता है। ये ठंडा जल ऊपर भरते हुए इस पे गति करते हुए बाहर से निकल जाता है, ऊपर से निकल जाता है ना। ये भी स्टैंड से कसा होता है। इस तरह से ये लीजिए, इस जगह कॉर्क से ये टाइट रहती है, कई कॉर्क से फिट रहता है। ये लीजिए, जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उनके समझाने के लिए मैं बना रहा हूं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह बना होगा। फिर लास्ट में एक संग्राहक पात्र होगा। ये कोनिकल फ्लास्क भी हो सकता है, राउंड बॉटम फ्लास्क भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें एक साइड ट्यूब होता है, जिसको एक लंबी सी नली ऐसे लगी रहेगी। ये एक सुरक्षा नली है। ये सुरक्षा नली क्यों लगा रहता है, इसके पीछे भी बात करेंगे तो बात बढ़ती बजाएगी, है ना। इससे अच्छा है कि आप जानिए यहाँ के अंदर के दाब को एक वायुमंडलीय बनाए रखने के लिए। ये इसमें बर्फ के टुकड़े होते हैं, पानी रहता है।
जिसको हिम मिश्रण कहते हैं, हिम मिश्रण। हिम मिश्रण का काम क्या है? ये ठंडा रखता है इस बॉटल को। चलिए मैं थोड़ा सा बता दिया हूं आपको चित्र, इसमें होता क्या है पूरे संरचना बातों को समझाता हूं आपको। ये सभी उपकरण जो है एक प्लेन पे है, तो नीचे वाला लाइन एक सीध में होना चाहिए ना, ठीक है। चलिए पहला काम करता हूं, इस राउंड बॉटम फ्लास्क में, जिसको आसवन फ्लास्क कह सकते हैं, इसमें भरा हुआ है, इसमें भरा हुआ है दो प्रकार के पदार्थ। एक है, इसमें है इथाइल अल्कोहल C2H5OH प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4। 2 भाग इथाइल अल्कोहल, 1 भाग सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। समय समय पर इसमें और भी इथाइल अल्कोहल डाला जाता है, जरूरत पड़ेगी तो के लीजिए। मैंने नाम बताया, इसको कंडेंसर कहते हैं, संघनित्र कहते हैं। ये संग्राहक हो पात्र होता है, ग्राही पात्र भी कहते हैं। ये आसवन फ्लास्क है, ये सैंड बाथ है। हमने जैसे ही इसको चालू करेंगे बोन्सन बर्नर को, अंदर रिएक्शन शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर ध्यान रखना पड़ेगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको 140 पर गर्म कर देंगे। जैसे 140 गर्म करेंगे, ईथर बनेगा, ईथर वाष्पीकृत हो जाएगा और इस नली की सहायता से आगे बढ़ता है, तो ये वाष्प के रूप में बहेगा। ये ठंडा पानी प्रवाहित किया जा रहा है, ठंडा जल, आउट वाटर, जल बाहर। तो ये ठंडा जल इस पाइप को ठंडा कर देगा, जिससे अंदर जो ईथर का वाष्प है वो संघनित होकर के यहाँ पर बूंदों के रूप में टपकने लगेगा और इस तरह से यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। तो यहाँ मिलेगा हमको डाई इथाइल ईथर। ये कुछ बातें हुई, तो सचित्र समझाइए बोला है, तो इसका थोड़ा वर्णन कर दीजिएगा। जो मैं बताया उसको चित्र बनाना ज़रूरी होगा आप सबके लिए, जिसके एग्जाम में आएगा। फिर इसके बाद बात आती है कि भाई इसमें ये जो ईथर बना हुआ है, इनके साथ क्रिया, इनके साथ क्रिया और इनके साथ क्रिया बताना है। चलिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा अभिक्रिया। अभिक्रिया पहला C2H5OC2H5, इसकी क्रिया कराया जा रहा है CH3COCl के साथ। दूसरा लग है C2H5OC2H5 की क्रिया PCl5 के साथ, और तीसरी अभिक्रिया दिया गया है HI के साथ, HI के साथ। देखें पहली बात, ये Cl अलग हो जाएगा इनके साथ, तो ये बन जाएगा C2H5Cl प्लस जो बचेगा इस पे ध्यान दीजिएगा CH3CO, और इसका बचा है OC2H5, OC2H5। तो ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट। यहां पर रिएक्शन PCl5 के साथ होता है, तो PCl5 जो है एक ऑक्सीजन को ग्रहण करके बना लेता है POCl3। 2 Cl बचा है, 1 Cl इनके साथ, 1 Cl इनके साथ, तो बन जाएगा C2H5Cl, और ये 2 बार बन रहा है, तो दोनों साइड यही बन रहा है, ये लिखा जा सकता है। और फिर हमारे पास आता है ये H अलग हो जाएगा, I अलग हो जाएगा, ये 2 भाग में टूट जाएगा ऐसे ही, तो O के साथ H, तो C2H5OH प्लस बन जाएगा C2H5I। इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं। आपने रिएक्शंस जो देखा, इन सारी अभिक्रियाओं के साथ आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, वर्नर का सिद्धांत को याद करके आइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्नर का सिद्धांत, और इसकी सीमाओं को भी ध्यान रखिएगा। तो इनको आप एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और आइए। आज आप लोगों ने सोचा होगा सर हमारे चैट का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि बेटा
पढ़ाई पे ध्यान दो, समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण है, समय की रक्षा करना है हमें, समय का आदर करना है, सम्मान करना है, उसकी इज्जत करना है और पढ़ना है हमें। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मंडे को मिलेंगे। कल हम कुछ और लेके आ रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू।